कृष्ण ने कहा मैं दुनिया को बचाऊंगा। राधा ने कहा मुझे कृष्ण से प्यार है। ये तो है डायरेक्ट स्पीच, शब्दों को सीधा बोलना जैसे स्पीकर ने बोला। इनडायरेक्ट स्पीच, कृष्ण ने कहा कि वो दुनिया को बचाएगा। राधा ने कहा कि वो कृष्ण से प्यार करती है। आइए, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सेलवाल क्लासेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लर्नर्स को इस टॉपिक में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पर आज आपको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से और एक ही मास्टर एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा नरेशन का टॉपिक, जिससे ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद उस एक मास्टर एग्जाम्पल से जो 5 रूल्स निकलेंगे, उन 5 रूल्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। और मेरी गारंटी है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका यह टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये नरेशन है क्या और नरेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। नरेशन शब्द का जो अर्थ है, हिंदी में हम कहते हैं इसको वर्णन। मीनिंग क्या है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। किसी इंसान ने कोई स्टेटमेंट बोली, उसने कुछ कहा, उसके शब्दों को यूं का यूं बोल देना डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और उसके उन्हीं शब्दों को, स्पीकर के उन्हीं वर्ड्स को रिपोर्ट कर देना, नरेट कर देना, वर्णन कर देना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। तो क्या इस नरेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है? मतलब इंग्लिश ग्रामर का तो एक टॉपिक है ही, पर इसके अलावा क्या आम जीवन में भी इसका कहीं इस्तेमाल है? जी हाँ, बिल्कुल है। आप जितने भी न्यूज़पेपर्स में खबरें पढ़ते हो तो आपको पता है वो सारी की सारी खबरें कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं होती। हाँ, हो सकता है 1-2 स्टेटमेंट ऐसी हों कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और फिर उनके एग्जैक्ट कोटेड वर्ड हो सकते हैं, पर मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जितने भी आपको न्यूज़पेपर में खबरें मिलती हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो सारी कैसी होती हैं? वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती हैं। तो नरेशन का हमारे आम जीवन में बहुत इस्तेमाल है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी कभी वो एस्से लिखते हैं, आपको पता है ना, एस्से का एक टॉपिक होता है, उसको या तो हम एस्से बोलते हैं या आप पैराग्राफ बोलते हैं। जब कभी भी आप वो लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो वो कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखे जाते, वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते। तो ये तो थी कि नरेशन क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए कि नरेशन टॉपिक क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। आइए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन में, डायरेक्ट स्पीच क्या है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले के शब्द ज्यों के त्यों रखना। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। बबलू सेड टू मी, बबलू ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर नाउ। मैं अभी बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे अभी बुखार हो गया, ये उसने कहा। तो आप ये देखिए, जो एग्जैक्ट उसके जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच, जिसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, एज इट इज़ बोला गया है। पर आपको पता है, कभी भी इस चीज़ को कोई थर्ड पर्सन आकर बताए, मतलब बबलू ने ये बात मुझसे कही तो बबलू के ये शब्द थे, पर अगर मुझे यही बात किसी और को बतानी पड़े कि बबलू ने मुझसे क्या कहा, तो मैं एग्जैक्ट ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं इन्हीं शब्दों को नरेट कर दूँगा, रिपोर्ट कर दूँगा, और इस स्टेटमेंट को कैसे कहूँगा? इनडायरेक्ट स्पीच में कहूँगा। और वो कैसी होगी? वो ऐसी होगी। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच के ऑपोजिट। यहाँ पे था द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम नरेट करेंगे स्पीकर के वर्ड्स को कुछ ऐसे। मतलब बबलू ने मुझसे कहा मुझे बुखार हो गया है, पर जब मैं कहूँगा बबलू ने मुझसे कहा या बबलू ने मुझे बताया कि उसको बुखार हो गया है, और उसको अब बुखार नहीं हो गया है। अब तो कब था? जब उसने बताया। अब मैं किसी और को बता रहा हूँ तो पुरानी बात हो गई है, तो उसको तब बुखार हो गया था। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपने ये 2 एग्जाम्पल हम देखे। इस एग्जाम्पल में एक बात नोटिस की होगी आपने कि जो बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आए। तो अब मैं वही चेंजेस आपको बताने वाला हूँ कि जो ये एक मास्टर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो 5 चेंजेस हैं
बस वही 5 चेंजेस आपको समझने हैं और उसके बाद नरेशन के टॉपिक में आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से 5 चेंजेस हैं। अभी हम सिर्फ यही जानेंगे कि वो कौन से 5 चेंजेस हैं और वो 5 चेंजेस होंगे कैसे, उनको डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला चेंज कहाँ पर हुआ। आप ये देखिए, यहाँ पे था बबलू सेड टू मी और यहाँ पे हो गया है बबलू टोल्ड मी। तो जो आपका सेड टू था वो टोल्ड में बदल गया है। ये चेंज समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें है क्या। जो ये स्टेटमेंट है उसमें जो बबलू है, जो सब्जेक्ट है इस पार्ट का, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टर। ये वो बंदा है जो रिपोर्ट कर रहा है। बबलू इज द रिपोर्टर और जो वर्ब उसके साथ इस्तेमाल हुई है सेड टू, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। बबलू ने रिपोर्ट किया मुझको और क्या कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। तो किसी भी स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें चेंजेस करने हैं और पहला चेंज जो आया है वो क्या आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में आया है। ये देखिए मैंने मेंशन भी किया है। फर्स्ट जो चेंज आपका रहेगा वो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे। और वो चेंज क्या हुआ है, सेड टू को कन्वर्ट कर दिया है हमने टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में ही क्यों बदला, ये हम डिटेल से समझेंगे। पर अभी के लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो क्या, कि पहला चेंज आपको यहाँ पर करना है। दूसरा चेंज आपका, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो ये दूसरा चेंज था। दूसरा चेंज आपको करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और उसकी जगह पर कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर वो कंजंक्शन है दैट। इसके अलावा भी और कंजंक्शन जैसे इफ़, वेदर का इस्तेमाल भी हो सकता है। तीसरा चेंज यहाँ पर देखिए, ये आई है पर यहाँ पर ये आई ही में चेंज हो गया है। जो तीसरा चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच की, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, उसको आपने चेंज करना है। तो तीसरा चेंज आपका ये है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज कर दीजिए, चौथा उस प्रोनाउन के तुरंत बाद एक वर्ब मौजूद है। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है एम सफरिंग, इसको चेंज कर दिया गया है वॉज सफरिंग। और इसमें चेंज क्या हुआ, एक्चुअली में टेंस का चेंज हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया है। जनरली नरेशन के टॉपिक में जितने भी टेंसेज हैं उनको उनके पास्ट टेंस में ही चेंज करना है, पर फिर भी हम इन सब टेंसेज को एक बार डिटेल से ज़रूर देखेंगे। तो ये था आपका चेंज नंबर 4 और अब चेंज नंबर 5। पूरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं आपको कोई एडवर्ब लगे मिलती है, अलग अलग तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, वो उन एडवर्ब्स में भी चेंज करना होता है। और यहाँ पर जो एडवर्ब इस्तेमाल की गई है वो है वर्ड नाउ। और आपने देखा इस स्टेटमेंट में किस में चेंज कर दिया गया उसको, देन। तो ये वो बेसिक 5 चेंजेस हैं जो आपको हर तरीके के सेंटेंसेस में ध्यान रखनी है। एक बहुत ही ब्रीफली इनको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वो चेंजेस हैं। पहला चेंज है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो। दूसरा, जो आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको हटाकर किसी तरीके की कंजंक्शन। तीसरा, प्रोनाउन में चेंज कीजिए। किसके अकॉर्डिंग होगा ये हम जानेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को बोलते हैं सन। मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। खैर इसको भी डिटेल से जानेंगे। फोर्थ जो चेंज है वो आपका वर्ब में, और फिफ्थ एंड द लास्ट चेंज जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी एडवर्ब। तो आइए अब देखते हैं इन सभी रूल्स को डिटेल में। तो आइए देखते हैं पहला चेंज। पहला चेंज मैंने बताया था आपको कि वो होगा आपके चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब आपको कहाँ मिलती है, रिपोर्टेड स्पीच से जस्ट पहले यहाँ पर। तो कौन कौन से चेंजेस वो होंगे, बेसिकली जो चेंजेस होने वाले हैं आपको ये वर्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी सेंटेंस होगा उसके इधर बेसिकली ये वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सेड, सेड टू, से, शैल, विल, से, इस तरीके के शब्द होंगे। और ये हो सकता है सेड टू हिम, सेड टू हर, सेड टू राम, सेड टू मोहन, सोहन, रोहन, कोई किसी भी तरीके के नाम हो सकते हैं। थर्ड पर्सन को कोई प्रोनाउन हो सकता है। ही सेड टू मी, ही सेड टू आई, ही सेड टू यू, ही आस्क्ड हिम, हर,
किसी भी तरीके के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं या कोई नेम हो सकता है, या फिर ये सिर्फ सिंपली वैसे हो सकता है ही सेड, शी सेड, ही सेड टू। अगर टू लग गया है तो आपको ऑब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे अगर वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो आपको इन वर्ड्स में उनको चेंज करना है। मैक्सिमम केसेस में आपके सेंटेंसेस के 90% केस में जो शब्द इस्तेमाल करेंगे आप इनको चेंज करने के लिए, सेड टू को चेंज करने के लिए, वो रहेगा टोल्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोर देन 90% ऑफ केसेस ऑफ नरेशन सेंटेंसेस उसमें क्या रहेगा, आपको सेड टू को कन्वर्ट करना है टोल्ड में। अगर वहाँ पर सेड है तो आप उसको एज इट इज सेड रहने दे सकते हैं या उसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा से, सेज, शेल, विल से ये है, इनको और किन चीज़ों में चेंज किया जा सकता है। मतलब सेड या सेड टू अगर है तो इनको आप अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ द सेंटेंस में किसी भी तरीके की अगर फीलिंग है तो उस फीलिंग को समझते हुए आप इन शब्दों में भी चेंज कर सकते हैं। पर ऐसे केसेस बहुत ही कम होंगे। जैसा कि मैंने बताया 90% केस में क्या रहेगा, सेड या फिर टोल्ड रहेगा। और जो बाकी 10% सेंटेंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे आगे, उनमें ही आपको क्या करना है, रिप्लाइड। अगर वो आंसर है, सवाल का जवाब दिया जा रहा है तो आप वहाँ पर रिप्लाइड कर देंगे। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन पास हो रही है तो इन्फॉर्म कर देंगे। अगर कोई स्टेटमेंट है तो स्टेटेड कर देंगे। अगर किसी बात में ही कोई ऐड की गई बात है तो एडिड कर देंगे। रिमार्क, किसी तरीके की कथन है, किसी के ऊपर कोई रिमार्क है, कोई बात कही है तो रिमार्क कर देंगे। अगर किसी तरीके की प्रार्थना की गई है तो प्लीड डीड कर देंगे। और अगर कोई बात रिपोर्ट की गई है तो रिपोर्टेड कर देंगे। और अगर किसी तरह की शिकायत है, आपको अगर ये महसूस होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई शिकायत नज़र आ रही है तो आप सेड टू को चेंज कर देंगे, मेंशन नहीं किया मैंने, कंप्लेंट में। और अगर आपको लगे कि यहाँ वाला जो सेड है और उसके बाद वो स्टेटमेंट कैसी है, इंटेरोगेटिव है, तो आप उस सेड या सेड टू को इस वर्ड में चेंज कर देंगे, आस्क। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान बात है और ये आपके ध्यान में रह जाएगी। अब इन दोनों बातों को दो एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क। एक और बात, सेंटेंस पूरा है, आपको पूरे पे फोकस नहीं करना है। हमारा प्राइमरी फोकस फिलहाल जो है वो क्या है, रूल नंबर 1 पर है। आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। तो स्टेटमेंट है, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, यू हैव डन योर वर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच पे फोकस नहीं करना, आपको सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब। तो दे और अस सेम है। उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो हम देखने वाले नो डाउट बाद में। ये सेड टू को किस में चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया मोर देन 90% केसेस में सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टोल्ड। तो आप यहाँ पर वर्ड जो लगाएंगे वो होगा टोल्ड। और ये तो कैसा केस था, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। पर अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जैसे She said to Ram, who teaches you English? Focus on this. Question mark, मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है और उसने राम से कहा, लड़की ने राम से कहा, वो टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन 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 पढ़ाता है। जैसे कहा कौन, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है और ये सवाल है, पूछा गया है। और पूछने के लिए मैंने आपको बताया था सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, हम आस्क में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड राम हु टॉट हिम इंग्लिश। आगे के चेंजेस है वो हम नो डाउट आगे आने वाले रूल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को, चाहे वो सेड सेड टू हो, से सेल विल से हो, उनको किस तरीके से चेंज करना है। तो ये तो था पास्ट का। अगर ये प्रेजेंट का है तो जाहिर सी बात है इनको आप क्या कर देंगे, सेज को आप कर देंगे टेल या टेल्स में, और शेल विल से है तो उनको शेल विल से एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि आप रिमूव कर दें इन्वर्टेड कॉमर्स को। अब तक हमने क्या किया था, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया था। रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर कुछ आता है तो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स। तो उनका क्या करना है, उसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है।
आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को तो हटा देना है और उनकी जगह पर ये 3 तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जनरली। जैसे पहला वर्ड उनको हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट। अगर दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे इफ़ या वेदर का, और अगर इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे टू का। हालांकि दैट का मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि 90% केसेस में जिस शब्द का इस्तेमाल होगा वो दैट होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि दैट का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उन सब में दैट का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा कि आई सेड या ही सेड ही विल डू हिज वर्क टुमारो, तो ही सेड दैट और ही टोल्ड दैट। तो सिंपल स्टेटमेंट्स में चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, उनको उनके कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को खोलते हुए आप इस्तेमाल करेंगे दैट का। पर अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर वो स्टेटमेंट असर्टिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है, क्या कहा मैंने? अगर वो स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है तो उस केस में आप इन दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ या वेदर का। और अगर वो स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव ना होकर और पॉजिटिव ना होकर अगर वो स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव, उस केस में आप इस्तेमाल करेंगे टू का। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रहती हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को आप बिल्कुल ईजिली हटा पाएंगे। तीनों चीज़ें दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ और फिर उनकी एक एक्सरसाइज कर लेंगे। मैंने बताया जितने भी पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। अगर स्टेटमेंट कैसी है? इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक अगर आपका वाक्य है, उस केस में इफ़ या वेदर। और अगर स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव, किसी भी तरीके की फीलिंग, इमोशन उसके अंदर है, किसी भी तरीके का ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है तो उस केस में आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे और उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे टू का। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल, अमन सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। जैसे कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, क्वेश्चन मार्क, क्या है? स्टेटमेंट है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो मैंने क्या बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करने के लिए, अगर स्टेटमेंट है इंटेरोगेटिव तो आपको पता है कि क्या किस चीज़ में चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, उसकी जगह इस्तेमाल करना है इफ़ या वेदर को। तो यही वो स्टेटमेंट है, अमन सेड टू मी। ये पहला नियम आप जान चुके हैं। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है, स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है, तो सेड टू को आप चेंज कर दोगे आस्क मी। ये तो फर्स्ट रूल में हम सीख ही चुके हैं। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को आपने हटाया, स्टेटमेंट है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में इसको हटाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? इफ या वेदर। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? अमन आस्क मी इफ आई लाइक कॉफ़ी। इंटेरोगेटिव का एक और एग्जाम्पल भी है, और वो एग्जाम्पल क्या है? सुनील सेड आर दे वेटिंग फॉर मी। अगेन इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है। सुनील ने कहा क्या मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? सुनील आस्क, आप एक बार फिर से इफ या वेदर दोनों में से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वर वेटिंग फॉर मी। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें नोट करने की, वो क्या कि दोनों ही जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट थी, वो शुरुआत कैसे हो रही थी उनकी? यहाँ पर शुरुआत हो रही थी डू से, यहाँ पर शुरुआत हो रही थी आर से, और दोनों ही क्या हैं? ऑक्सिलरीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल उन्हीं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में होगा जो ऑक्सिलरी से शुरू होती हैं, जो इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, शैल बी, विल बी, डू, डज, डिड, ऐसे अगर वर्ड्स के साथ में शुरुआत हो पा रही है तो उन सब केसेस में आप इस्तेमाल करेंगे इफ़ या वेदर का। पर अगर WH फैमिली से कोई भी क्वेश्चन की शुरुआत होती है, मतलब वो हु हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में, या इसके अलावा हाउ, तो WH फैमिली से जुड़े वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है या हाउ से कोई क्वेश्चन शुरू होता है, उस केस में आपको इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एज इट इज़ जो शब्द वहाँ पर दिया गया है उसी शब्द को पुट कर देना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, ये टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। हालांकि रूल में बता चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल इम्पेरेटिव केस में होगा। आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो इम्पेरेटिव का ही है। देखिए, रानी सेड टू हर आंट। रानी ने अपनी आंटी से, मौसी से, चाची जी से कहा, क्या कहा लेट मी गो होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाने दीजिए, मुझे घर जल्दी जाने दीजिए, रिक्वेस्ट है।
और रिक्वेस्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल होती है? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट का। और इसीलिए ये मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें किसी तरीके की फीलिंग इमोशन है, इम्पेरेटिव का केस है, तो आपका सेट टू चेंज हो जाएगा उसी पर्टिकुलर फीलिंग के वर्ड में। तो ये हो गया है शी, रानी रिक्वेस्टेड हर आंट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को, जो कि दूसरा रूल अभी पढ़ रहे हैं, उसको हटाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? आस्क्ड हर आंट टू लेट हर गो होम अर्ली। एक बार फिर से उम्मीद कि ये रूल नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3, तीसरा रूल जो हमारा है वो है चेंज इन प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस कौन से? जो प्रोनाउन आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस मिलेंगे, जैसे कि यू, मी, दे, मी, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं उनको आप कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है द फॉर्मूला ऑफ सन। जी हाँ, सन। और ये कैसे चेंज होगा? आपको ये तो पता ही है, जितने भी प्रोनाउंस हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं वो होते हैं आई और वी। तो ये जो आई और वी है वो किन चीज़ों में चेंज हो जाएंगे अगर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो होता है यू, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो आपका होता है ही, शी, इट, दे या फिर कोई नेम। तो इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला ये लगाना है। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई या वी, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एस, बोले तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इधर वाला जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मतलब कि आई या वी, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मतलब कि यू, वो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मतलब ही, शी, इट, दे या फिर कोई नेम, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा एन का, मतलब कि नो चेंज। किसी भी तरीके का कोई बदलाव आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आइए इसी रूल को अप्लाई करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है अमन सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। तो आप इस एग्जांपल में नोटिस कीजिए, जो प्रोनाउन है वो है यू। अब यू कौन सा प्रोनाउन है? सबसे पहले यही पहचान करनी है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी। तो मी के लिए जो इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव केस में मी होता है आई, और ऑब्जेक्टिव केस में वो मी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ आई लाइक कॉफी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रानी सेड टू हर आंट लेट मी गो होम अर्ली। अब यहाँ पे देखिए मी आ गया है, और मी क्या होता है? आई, वी, मी, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रानी। और रानी खुद क्या है? रानी एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन फीमेल है। तो अगर थर्ड पर्सन मेल होता है तो ये होता ही, पर थर्ड पर्सन फीमेल है तो ये होगा शी। तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? शी में। तो ये हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव केस का। ये हो जाएगा लेट हर गो होम अर्ली, क्योंकि लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तीसरा एग्जांपल, सुनील सेड आर दे वेटिंग फॉर मी। तो दिस दे इज प्रोनाउन। और दे कौन सा प्रोनाउन है? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ मैंने क्या बताया? रूल क्या है? नो चेंज, कोई चेंज होगा ही नहीं, तो आपको एज इट इज रखना है। तो दे का दे आ जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको
समझ में आ गई होगी और आप इसको ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। तो आप देखते हैं अपना रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 क्या है और किस बारे में है? वो है चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें कौन कौन सा चेंज होगा, और वो होगा तो कैसे होगा, और किस तरीके से चेंज जो आपके टेंस है उनमें बदलाव आ जाएगा। तो ये चेंज कब होगा? सिर्फ एक कंडीशन पर होगा। इसमें जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, जो समझनी है, वो क्या है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? जो इन्वर्टेड कॉमा से इधर है। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ओनली इन दैट केस आपके टेंस चेंज होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की बजाय प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, मतलब सेड या सेड टू की जगह पे आपको मिला है से या सेज, शैल या विल से, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के केस में आपका जो टेंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिपोर्टेड वर्ब के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब नहीं, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको देखनी है कि वो किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस। वन थिंग, अगर पास्ट में है तभी चेंज होगा, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कैसा कैसा हो सकता है और उनको किस किस चीज़ में चेंज करना है। तो इसमें जो बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, जो मुझे समझ में आई अब तक एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो ये कि आपको उस टेंस का एग्जैक्ट पास्ट कर देना। जो भी वो टेंस है उसको बस पास्ट में बदल दीजिए उसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर टेंस प्रेजेंट है और आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो टेंस है अगर वो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको उसको क्या करना है? उसके एग्जैक्ट पास्ट में बदल दीजिए। ये अगर है सिंपल प्रेजेंट तो आप कर दीजिए सिंपल पास्ट। अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कर दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो कर दीजिए पास्ट परफेक्ट। इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रेजेंट को पास्ट में किया, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस रखा, बस प्रेजेंट को पास्ट में किया, प्रेजेंट को पास्ट में किया। तो तीन तरीके के टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। समझ में आई बात? तो प्रेजेंट टेंस के केस में जो भी टेंस आपको मिलता है उसके एग्जैक्ट पास्ट में उसको बदलना है। दूसरी बात, अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस ऑलरेडी पास्ट में है तो क्या करना है? उसमें आप उसके भी पास्ट में बदल दीजिए। मतलब पहले से आपको सिंपल पास्ट मिला है तो सिंपल पास्ट से भी पुराना पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो उस केस में आप क्या कीजिए? सिंपल पास्ट को बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट में। मतलब जब आप ये कह रहे हो कि आई एम डूइंग दिस वर्क, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा था, वॉज डूइंग सिंपल पास्ट था, तो आप कर दीजिए उसको ये था सिंपल पास्ट, आप कहेंगे आई डिड दिस वर्क सिंपल पास्ट, उसको आप बदल देंगे आई हैड डन दिस वर्क, उसके पास्ट परफेक्ट में। अगर आपने कहा पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज डूइंग दिस वर्क, तो आप इसको कर दोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके सब पास्ट में बदल दीजिए, पास्ट है तो उसके भी पास्ट में, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है तीसरा एग्जांपल। अगर फ्यूचर टेंस में दो ही टेंस है जो चेंज हो पाएंगे, एक होगा सिंपल फ्यूचर और एक होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और दोनों को ही आपको जिसमें बदलना है वो है कंडीशनल। मतलब और भी सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट में शैल या विल मिलता है, आपको उस शैल या विल को किस में बदल देना है? वुड में। तो ये बेसिक चेंजेस हैं जो किसी भी तरीके के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए रिपोर्टेड वर्ब में आपको ध्यान रखने। तो अब तक दो चुनिंदा बातें मैंने बताई इस रूल के बारे में, वो बातें एक बार फिर से समझिए। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होगा, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देयर वुड बी नो चेंज। सेकेंड पॉइंट,
प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देना है, पास्ट को उसके पास्ट में बदल देना है, और फ्यूचर को कंडीशनल में बदल देना है, शैल विल को वुड में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं। तो आपको सबसे पहला काम अब जो करना है वो क्या करना है, आपको इसका टेंस पहचानना है, और टेंस पहचानने के बाद ये फॉर्मूला देखना है और उसको अप्लाई कर देना है। जैसे शी सेड टू कांता, अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस मौजूद है, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब ये चेंज होगा। शी सेड टू कांता आई हैव सीन द जू ट्वाइस, आई हैव सीन द जू ट्वाइस। हैव प्रेजेंट टेंस की निशानी है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट की निशानी है। इसका मतलब ये जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको किस में बदल देना आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यही किया गया। देखो शेड को टोल्ड में बदला, सी टोल्ड मी, सॉरी यहाँ पर आएगा शी टोल्ड कांता, ठीक है, शी टोल्ड कांता। उसके बाद प्रोनाउन वाला रूल, आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो आ गया शी। अब रिपोर्टेड वर्ब वाला, आई हैव सीन था, ये हो गया शी हैड सीन, क्योंकि हैज़ हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है और सीन तो ऑलरेडी पास्ट में मौजूद है। तो हैव सीन को हमने क्या कर दिया, हैड सीन, द जू ट्वाइस वुड बी सेम। दूसरा एग्जाम्पल, दे सेड, अगेन पास्ट मतलब चेंज होगा। वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, शैल सॉल्व मतलब शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर को किस में बदलना है, कंडीशनल में। मतलब आपको शैल विल के साथ में क्या लगा देना है, वुड लगा देना है, और यही हमने किया है। देखो दे सेड दैट, दे शैल, वी शैल सॉल्व, और यहाँ पर हो गया दे वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। दे क्यों हुआ ये हम जानते हैं, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सब्जेक्ट है दे। उम्मीद है ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो ये था 4th बेसिक रूल। अब चलते हैं 5th एंड द लास्ट बेसिक रूल के तरफ। तो अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 किस बारे में है, एडवर्ब्स या एडिशनल वर्ड्स में चेंज करने के बारे में। तो जब हम पढ़ रहे हैं नरेशन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें आपको एडवर्ब्स मिल सकते हैं या एडिशनल वर्ड्स मिल सकते हैं जो किस चीज़ को डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे प्लेस या टाइम को, और इन वर्ड्स को आपको कैसे चेंज करना है वही हम इस रूल में देखने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको जो दिया गया पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे अगर आपको वर्ड मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में जो आपका स्टेटमेंट होता है, उसमें आपको अगर वर्ड मिलता है हेयर, तो आपको उसको चेंज करना है देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। तो ये ध्यान रखिए, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट। अगर आपको मिलता है यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, बीता हुआ दिन, या फिर मिलता है आपको नेक्स्ट डे, यस्टरडे और नेक्स्ट डे, तो इनको कैसे चेंज करना है, यस्टरडे को प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। ऐसा ही हो जाता है। यस्टरडे मतलब लास्ट है, तो लास्ट नाइट अगर होता है, लास्ट डे अगर होता है, तो उसके लिए आप क्या चेंज करेंगे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक प्रीवियस वीक। और अगर ऐसे ही आपको मिल जाता है नेक्स्ट वीक, तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट नाइट द फॉलोइंग नाइट। अगर आपको वर्ड मिल जाता है अगो, तो इसको चेंज करेंगे बिफोर में, और 10 को चेंज करेंगे सो। ये तो थे मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विच नीड टू बी चेंज्ड इन दीज केसेस। इसके अलावा कुछ अनकॉमन वर्ड है जैसे हैंड्स, हालांकि बहुत ज़्यादा सेंटेंस में मिलते नहीं है, पर अगर फिर भी आपको मिल जाते हैं तो इन्हें चेंज करना है, हैंड्स को थेंस में और हीथर को टीथर। ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 5 सबसे कॉमन, मोस्ट सिंपल एंड फंडामेंटल रूल्स विच एनी एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर मस्ट नो। हर एक विद्यार्थी को आनी चाहिए। तो ये थी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पहली वीडियो। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे जो भी स्पेशल रूल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लेकर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लेकर, मिसलेनियस सेंटेंसेस को लेकर, और इसके अलावा और भी किसी तरीके के स्पेशल रूल्स हैं तो वो सब हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।
तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यूं ही सपोर्ट हमें करते रहिए। अपना प्रेम और स्नेह बरसाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।